हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा। आज की क्लास संभव बेस की वेक्टर टॉपिक की पार्ट 3 क्लास है। इसमें हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के कुछ बचे हुए, साथ ही साथ में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने 2 क्लासें पढ़ी है। देखो, इसमें उन 2 क्लासों में हमने फर्स्ट क्लास में हमने बात करी इसके नॉर्मली कॉन्सेप्ट के बारे में कि उसको लिखा कैसे जाएगा, किस तरीके से वेक्टर्स का मतलब होता है, किस तरीके से वेक्टर का मोड निकाला जाता है, किस तरह से वेक्टर के डायग्राम बनते हैं, ग्राफ बनते हैं। पार्ट 2 में हमने बात करी वेक्टर की एडिशन के बारे में, कैसे वेक्टर को ऐड किया जाएगा, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आई मेरी बात में, कैसे वेक्टर को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से लिखा जा सकता है या ग्राफ के हिसाब से लिखा जा सकता है। ये चीजें हमने पढ़ी। आज तीसरी क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल करने में काफी हेल्पफुल रहेगी। अगला जो पार्ट रहेगा, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, पार्ट 4 यानी क्लास 4 जो रहेगी हमारी, उसके अंदर हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के। वेक्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उन पीवाईक्यूज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पीवाईक्यू, ठीक है, इसलिए लगभग 11 साल के पीवाईक्यू की बात करेंगे हम। लगभग पीवाईक्यू को हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में, इसमें साथ में आपको मिलेगी ट्रिक्स। आई मेरी बात समझ में? तो ये सब आपका पूरा का पूरा वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ट्रिक्स आपको आ जाएगी, पीवाईक्यूज आपके बन जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। वेक्टर का सवाल परीक्षा में हमेशा आता है, हमेशा। तो आपका वेक्टर का सवाल 100% कन्फर्मली सही होने वाला है। जैसे ही हमें एक टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे और ऐसे ही हमें सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी फिजिक्स आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल रहेगी। यदि आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे, आप सोचेंगे मैं सारा पढ़ लूं, तो फिर सारा दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि फिजिक्स हमारी है कमजोर और उसी चक्कर में हमारा सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। तो हमें फिजिक्स को आसान बनाते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम हमारे आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, एक मिनट, ये लीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का रिव्यू जो है, पिछली क्लास में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था एडिशन, ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था ट्रायंगल लो। कौन सा पढ़ा था? मैं एक बार इसको साथ सेट कर दूँ ढंग से पेज को। हमने पढ़ा ट्रायंगल लो, ठीक है, ट्रायंगल लो, त्रिभुज का नियम। और हमने वहां से ये सीखा त्रिभुज के नियम से कि डायग्राम में कैसे शो करते हैं। आगे मेरी बात समझे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा वेक्टर्स को ऐड करने का लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा पढ़ा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिशों के योग का नियम, सदिशों के योग का नियम, योग का नियम। अब बात इतनी सी थी कि जब हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा, आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस क्लास में जाइए, प्रीवियस क्लास का वीडियो देखिए, उसमें मैंने एकदम कॉन्सेप्चुअली ढंग से समझा रखा है, किस तरीके से कोण निकाले जाएंगे, किस तरीके से एंगल दिखाया जाएगा, किस तरीके से डायरेक्शन दिखाए जाएंगे, किस तरीके से रिजल्टेंट यानी परिणामी वैल्यू आएगी, उसके डायरेक्शन को शो किया जाएगा। तो त्रिभुज का नियम हमें जनरली डायग्राम शो, मतलब डायग्राम में वेक्टर को शो करने में काम आता है। मैं ऐसे लिखता हूँ, डायग्राम के लिए काम आता है। किसमें काम आता है? डायग्राम के लिए। बट ये जो सदिशों का योग का नियम है ना, इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज का नियम। और ये जो समांतर चतुर्भुज का नियम है ना भाई, पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो, ये हमें देता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी सदिश का मान देता है। क्या देता है? परिणामी सदिश का मान।
ठीक है। यहाँ से हम देखा जाए तो हम एक्चुअली वैल्यू निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, पैरेललोग्राम लॉ से। यानी एक तरीके से ये हमें फॉर्मूला देता है, और ये सबका बाप है भाई, सबका बाप है, सबका बाप। आई मेरी बात सुने। इससे तुम डायग्राम बनाना सीख सकते हो, इसे से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, और ये सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपने यदि नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस क्लास देखिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। और अभी जो मैं आज कराने वाला हूँ वो बड़ा फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और अधिकतर जगह वो नहीं बताया जाता, या फिर बेसिक मैथ्स के नाम पे बताया जाता है, या फिर ट्रिक्स के नाम पे बताया जाता है। आज हम कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे और ट्रिक्स खुद की बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करें आगे। चलिए देखिए, तो हमने जो पढ़ा मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो हमने पढ़ा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि देखो भाई, जब भी कोई वेक्टर ए होता है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ए वेक्टर, और इसके साथ कोई वेक्टर बी होता है, ये लिख दिया मैंने बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल बना दिया मैंने थीटा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊँ तो इस बी को उठा के मैं पैरेलली एक लाइन खींच देता हूँ, समांतर एक लाइन खींच देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी, और इसका भी नाम मैंने क्या निकाल दिया, बी वेक्टर। अच्छा, ए और बी के बीच में देखो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर भी ए और बी के बीच में इधर ही कौन आएगा, और इधर बना दूंगा मैं थीटा। पूंछ के साथ कौन बनता है, किसके साथ, टेल का टेल के साथ, टेल का टेल के साथ। ये बात आप याद रखना, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखना, ए हम ट्राइंगल लॉ यूज करके देखते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या था, ए और बी यदि एक के साथ है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी एक के पीछे एक है। देखो ए इधर है और बी इधर है, एक के पीछे एक है ना, तो जो आर होगा ना वो सामने से टक्कर मारेगा, और ट्राइंगल यानी त्रिभुज को बंद करके ट्राइंगल का चित्र कंप्लीट करेगा। तो देखो ए मेरा इस साइड है भाई, ध्यान से देखना, ए इस साइड है, ठीक है, और बी मेरा इस साइड है, एक के पीछे एक है। तो जो आर आएगा ना भाई वो यहाँ आएगा, इस त्रिभुज को इस तरीके से बताएगा। त्रिभुज बना बंद कर दिया ना, यानी त्रिभुज की आकृति बना दी इसने, ठीक है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ही आर को शो करेगी। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं ए वेक्टर को और बी वेक्टर को शो कर रही है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी एक के पीछे एक ही है, तो फिर जो तीसरी भुजा होगी वो आर को शो करेगी, और आर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट में होगा इन दोनों भुजाओं के। यानी देखो एक डायरेक्शन ए का इधर है, बी का इधर है, एक के पीछे एक है, तो आर जो है वो देखो ऐसा है, अपोजिट में आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आर वेक्टर बराबर लिख देता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतनी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मैं टेल से टेल का मिटा देता हूँ। अब फॉर्मूला क्या आया था, देखो इसका फॉर्मूला आया था, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला आया भाई कि जो आर का फॉर्मूला है ना वैसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर बराबर ये लिखा जाएगा, या मैं मोड में लिख देता हूँ क्योंकि परिमाण है ना भाई। कई लोग आर वेक्टर का मोड लगाते हैं, कई लोग आर ही लिखते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, समझ में, ये आर का फॉर्मूला आ गया। अभी देखो मैं तो आपको यहाँ पे बताऊँ, आर भी तो इस लाइन के साथ कोई एंगल बनाएगा जिसका वैल्यू नाम लिख देता हूँ मैं अल्फा। क्या लिख देता हूँ, अल्फा, ठीक है। तो जो हमारा tan अल्फा का फॉर्मूला है, मुझे अल्फा चाहिए तो मैं tan अल्फा के रूप में लूँगा, और ये फॉर्मूला मुझे हमेशा मिलता है वेक्टर्स में y/x में। किस रूप में मिलता है, y/x में। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखना, ए आपका यहाँ पर है और बी थोड़ा कहीं यहाँ पर गया हुआ है। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो एंगल इसने बना दिया थीटा। तो देखो जब मैं y के घटक बांटूंगा, कंपोनेंट बांटूंगा, तो मैंने यहाँ से एक लंब डाल दिया। तो देखो b का इधर वाला मान, भाई मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से समझा देता हूँ आपको। देखो पहले मेरी एक बात समझ लो, यदि कोई लाइन, जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसको मैंने ग्राफ के हिसाब से शो किया है, ये मेरा b है भाई, मान लो b है, a है जो b है। अच्छा इसके दो मान होंगे, एक मान x में होगा, एक मान काय में होगा, y में होगा। भाई x दिशा में एक मान आएगा, y दिशा में एक मान आएगा, ये दोनों मान मिलके ही तो b बनाएंगे, b वाला पॉइंट शो करेंगे। अब देखो इसने इसके साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो b के दो मान होंगे, एक x में होगा, एक y में होगा, एक x में होगा, एक y में होगा। तो देखो जिस भी साइड का आपको मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं घटकों में बांटना। क्या बोलते हैं, घटकों में बांटना, याद रखना, घटकों में बांटना या वियोजित करना, है ना, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। अब देखो कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं इसके, देखो ध्यान देने की बात है। बी के मान x में होगा, एक मान y में होगा, जिसके साथ एक कोण थीटा बना रहा है भाई, जिसके साथ एक कोण
थीटा बना रहा है, जैसे बी इसके साथ थीटा बना रहा है इस साइड, तो यहाँ पर लिख दो बी कॉस थीटा। ठीक है, एक आदमी के दो पार्ट, ध्यान रखना, एक आदमी के दो पार्ट, तो बी के दो पार्ट, एक एक्स साइड में और एक वाई साइड में, यानी एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। ये राइट और ये लेफ्ट है ना, यानी एक्स और वाई है, वो एक दूसरे के लंबवत होंगे भाई, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। देखो ऐसे, है ना। अब मान कैसे निकाले, बात वही है पहले जैसी। यदि बी ने इसके साथ थीटा बनाया, देखो इसके साथ, यहाँ पे कौन बना रखा है, थीटा, तो जिसके साथ थीटा बनाता है उधर लिखते हैं कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता है, यानी वाई एक्सिस में थीटा नहीं बना रहा है ना, यहाँ पे थीटा नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो बी के दो मान मुझे मिल गए, बी की एक वैल्यू एक्स डायरेक्शन में मिल गई, जो तो मेरी हो गई बी कॉस थीटा, और एक वैल्यू मुझे वाई में मिल गई, जिसका मान हो गया मेरा बी साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, कई लोगों के दिमाग में ये बात रही होगी कि सर यदि मान लो ये आपका जो बी है ये थीटा वाई के साथ बनाता तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यदि ये बी वाई के साथ थीटा बनाता तो मैं इधर बी कॉस थीटा लिख देता और एक्स में बी साइन थीटा लिख देता। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर आइए, अब आपको दिख गया होगा बी की वैल्यू। अब देखो इस वाले डायग्राम में, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ऊपर वाले डायग्राम में देखो थीटा भाई यहाँ बना रहा है। ठीक है, इधर बन रहा है थीटा, आपको दिख गया होगा थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये वैल्यू होगी इसकी बी कॉस थीटा। अब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यानी मैं इधर ऐसे डॉट डॉट में दिखाऊँ ऐसे लूँगा, इसके बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई एक्सिस। ये क्या बना दिया मैंने ऐसे तिरछा सा, ये बनेगा, और इसकी वैल्यू होगी मेरी बी साइन थीटा। अरे भाई आप नीचे वाले डायग्राम में आओ, देखो इस वाले डायग्राम में, इस वाले में आप यहाँ पे जो लाइन बनाओ उसको यहाँ पे भी तो ड्रॉ कर सकते हो। तो बी कॉस थीटा आप चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही तो बात है। वैसे ही मेरा मान इधर बी कॉस थीटा तो इधर आ गया, बी साइन थीटा आता है ऐसे खड़े मान में, यहाँ पे क्या था बी साइन थीटा। इस मान को मैंने यहाँ सेट कर दिया, और क्या है आगे की साइड सेट कर दिया इस साइड में। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ ताकि मेरा डायग्राम खराब ना हो। ठीक है, अरे एक मिनट, थोड़ा सा एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, ये क्या सारे ऑप्शन एक जगह आ गए। ठीक है, चलो तो वाई अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखना वाई और एक्स की कहानी। ठीक है, वाई एक्सिस में कौन आ रहा है, अब ध्यान से देखो, वाई एक्सिस में आ रहा है ये वाला पूरा डायग्राम, ध्यान से देख लो भाई, मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ। ये बन गया एक डायग्राम, ये डायग्राम के ऊपर मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आपको दिख गई होगी। ये वैल्यू मेरी आर की शो हो रही है। ठीक है, ये मेरा आर का एंगल यहाँ पे अल्फा शो हो रहा है, ए और बीच का एंगल मुझे थीटा शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस पूरे, और ये जो ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, इसी को मैंने यहाँ पे सामने की साइड में पैरेलल साइड बना दिया, तो ये भी ए वेक्टर हो गया। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, ए और बी आपको दिया हुआ रहेगा, ये भी आपको दिया हुआ रहेगा, ए आपको दिया हुआ रहेगा, बस सामने की भुजाएं भी ए और बी होती है समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब वाई अपॉन एक्स में देखो, वाई दिशा में कौन आ रहा, यहाँ पे देखो वाई दिशा में, केवल वाई डायरेक्शन में, केवल वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आ रहा बी साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में कौन आ रहा, एक्स में देखो नीचे की साइड में, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ भाई, एक्स में देखो ये पूरा आ रहा। ठीक है, एक्स में आ रहा है एक तो ए आ रहा, और एक ये बी कॉस थीटा आ रहा, और यहाँ से यहाँ तक तो बी कॉस थीटा है। ठीक है, और इसके पीछे तक ए है, तो पूरा नाम आएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूँ भाई, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में समझा दिया, तो आप थोड़ा वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। आइए मेरी बात समझें, ये इसके वैल्यूज निकल गई। अब ये तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी की बात करता हूँ मैं, एग्जाम में ए माइनस बी भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक्चुअली हमको क्या बोला जाता है कि ए माइनस बी भी कुछ होता है, बट ए माइनस बी कुछ होता नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, मान लो आपको ए माइनस बी बनाना है, तो एक्चुअली वेक्टर में माइनस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। आई मेरी बात समझे। अब डायग्राम कैसे बनेंगे इनके, देखो अभी आपने ए ऐसे बनाया था ना, ये था मेरा ए वेक्टर, अभी ध्यान से देखना, और ये मेरा था बी वेक्टर, है ना, ये मेरा था बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था, इतना होना है, और इन दोनों के बीच में हमने एंगल बना दिया थीटा। मुझे माइनस का फॉर्मूला निकालना है भाई, मैं आर की वैल्यू माइनस के रूप में लेना चाहता हूँ, मतलब ए माइनस बी को मैं आर कह रहा हूँ। पहले मैं ए प्लस बी को कह रहा था, ए माइनस बी को मैं ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ। ये माइनस जो है
ये वाला इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बनाएगा, बट वेक्टर्स में कभी माइनस नहीं होता, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम कैसे बनेंगे। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ए में प्लस कर दो आप बी को। पहले तो ये पढ़ रहे थे हम भाई, ए प्लस बी में क्या पढ़ रहे थे हम, ए में प्लस कर दो बी को। अभी इसका मतलब है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब है ए में प्लस कर दो आप बी के माइनस को। यह माइनस का मतलब है डायरेक्शन उल्टा कर दो, डायरेक्शन उल्टा कर दो। क्या मतलब है, डायरेक्शन उल्टा कर दो। तो देखो बी का डायरेक्शन अभी ऊपर की ओर है ना भाई, इसको उल्टा कर दो। तो मैं इस लाइन को नीचे की ओर बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरी लाइन बढ़ गई और मैंने इसको लिख दिया माइनस बी। आई मेरी बात समझे। अब मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट शो करना है, तो मुझे ए प्लस बी नहीं चाहिए भाई, ऊपर वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे नीचे वाला चाहिए, ये वाला। चूंकि एक लाइन 180 की होती है तो ये बन गया 180 माइनस थीटा। मेरी बात समझ में आई नहीं। तो अब ए और बी के बीच में एंगल थीटा नहीं लेना, अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेना है, यानी 180 माइनस थीटा उठाना है। तो आपका आर का जो फॉर्मूला था, ए प्लस बी के लिए लगा रहा हूँ मैं, तो वो था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अभी थीटा नहीं लेना भाई, थीटा था पहले क्या था, थीटा। अभी थीटा नहीं लेना, क्या लेना है 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर अंडर रूट लगा देना है। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये जो कोस 180 माइनस थीटा है ना आपका, अरे ये सारे फंक्शन एक साथ स्टार्ट हो गए। कोस 180 माइनस थीटा है ना, इसको बोलते हो माइनस का कॉस थीटा। तो मेरा जो आर का फॉर्मूला है ना, मैं अंडर रूट लगाना तो भूल ही गया। जो आर का फॉर्मूला है ना, वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। ये लीजिए। अच्छा, अंडर रूट तो फिर नहीं लगाया, 1 मिनट, अंडर रूट भी लगा देते हैं, ये लो, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। प्लस वाले में मतलब ए प्लस बी में यहाँ प्लस आता है, 2ab के पहले प्लस आता है, ठीक है, यहाँ पर, और माइनस वाले में यहाँ पर माइनस आता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अभी आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डायग्राम को देखो, मैं शो करके दिखाता हूँ ढंग से कैसे आर शो होगा। देखो आपने बनाया अभी ए वेक्टर, फिर प्लस करना हो तो मैंने इधर बना दिया था बी वेक्टर, अपना डायरेक्शन से लिया था और यहाँ पे ले लिया था थीटा। बट मुझे तो माइनस का भी चाहिए था, ये लो, तो ये हो गया माइनस का बी वेक्टर। अब देखना आर कहाँ आएगा। अब थोड़ा सा डायग्राम से ही आप डायरेक्ट बनाना सीखिए। आर जो आता है ना, वो दोनों के बीच में आता है, तो इधर बीच में आएगा। ये लिख दिया मैंने आर वेक्टर। किस वाले का, माइनस वाले का। प्लस वाले का होता तो कहाँ था, ध्यान से देखना, प्लस वाले का होता तो यहाँ पे आता, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, ए प्लस बी ऊपर ही तो है, तो ये यहाँ पर आता प्लस वाला। अच्छा, इसने इसके साथ एंगल बनाया अल्फा, यहाँ पे भी तो कोई एंगल बनेगा। यहाँ पे माइनस अल्फा लिखो, बीटा लिखो, आपकी इच्छा हो। मैंने इधर अल्फा दिखा दिया, प्लस वाले का अल्फा इधर बनेगा ऊपर के साइड में, यहाँ बनेगा प्लस वाले का अल्फा, और माइनस वाले का यहाँ बनेगा। तो हमारा जो टेन अल्फा का फॉर्मूला था वो क्या था, अभी पढ़ा था अपन ने, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था प्लस वाले के लिए, जिसमें ए प्लस बी आता है। लेकिन मुझे तो ए माइनस बी चाहिए, तो माइनस चाहिए, तो मैं इस प्लस को हटा के यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, बस ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। भाई मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। पहले मैं ट्रिक्स बोलूँ या मंत्रा बोलता हूँ, सबसे अच्छी चीज़, इनका नाम ही मैं ही निकाल देता हूँ, मंत्रा यानी आपकी लैंग्वेज में कहूँगा ट्रिक्स। कई बार बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। कई बार क्या हमेशा ही करती है, बस आपको आनी चाहिए। तो पेन चेंज कर लूँ मैं, ये लो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पहले देखो कैसे मैं लिखाए जा रहा हूँ, वैसे वैसे समझ लेना। अब आपको जोड़ना है। अब आपका ए और बी है, लेकिन आपको जो ज़्यादातर सवाल मिलेंगे ना, उनमें कई सवालों में ऐसी ट्रिक्स लग सकती है। तो देखो लगानी कैसे है। मान लो आपके पास में कोई नंबर है ए, कोई वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर, ठीक है। और इधर भी आपको बी की जगह भी क्या दे रखा है, ए वेक्टर। क्या दे रखा है, ए वेक्टर। और इन दोनों के बीच में कौन थीटा है, जो कि बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे आप, आर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इन कोस थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 60, ऑन द रूट। ध्यान से देख लो भाई।
अब ए स्क्वायर की जगह भी आप ए स्क्वायर लिखोगे, बी स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर लिखोगे, 2a, इस बी की जगह भी ए लिखोगे तो ए लिखते ही आपका ए लिख देता हूँ मैं, ए कोस 60। ध्यान से देख लो, जैसा मैं बता रहा हूँ आप अभी समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ट्रिक्स है, मंत्र है। ए स्क्वायर ये बन गया 2a स्क्वायर और कोस 60 का होता है 1/2, 2 से 2 को मैंने काट दिया। आर की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, एक बार ए स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर, टोटल हो गया 3a स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो गई a√3। ये भी ए है, ये भी ए है, तो आंसर आ रहा है आपका a√3। अभी इतना बार बार थोड़ी करोगे यार, इतना बार बार करोगे तो परेशान नहीं हो जाओगे क्या, इसलिए सीधा करते हैं। कैसे? यदि दो वेक्टर ए और ए या बी कुछ भी हो, दोनों सेम हो और दोनों के बीच में कोण थीटा हो, कोण जो है वो 60 डिग्री हो, तो इनका जो आंसर आएगा वो बीच में से आएगा, ठीक है, आर, और आर की वैल्यू हो जाएगी a√3। इनका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, a√3, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर ये आएंगे और इसका जो एंगल होगा, इसका जो एंगल होगा ये जिसको हम अल्फा बोल रहे थे, ये होगा 30 डिग्री का। 60 के लिए समझ में आया? सेकंड समझाता हूँ आपको। मान लो यदि, अब आपको फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए कह रहा हूँ समझ जाओ। मान लो यदि ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है, और दोनों के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई, इनका जो परिणामी आएगा वो बीच में से आएगा। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, हमेशा बीच में से आता है। बीच का मतलब कहीं भी, अब वो डिग्री तुम्हें ढूंढना पड़ेगा अल्फा कितना डिग्री है, ठीक है, समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा, बीच में नहीं, इसके और इसके बीच में, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा आएगी a√2। कितनी आएगी? a√2। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 60 डिग्री में आता है a√3, देखो ऊपर की साइड में, यहाँ आता है a√2, अल्फा की वैल्यू आएगी 45। इतना समझ में आया? चलिए एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। वैसे ही तीसरा पॉइंट, यदि ये भी आपका ए है और इधर भी आपका ए है, यानी दोनों वेक्टर सेम है, ये रूल सेम पे लगते हैं, बट इनके बीच में जो थीटा है वो 120 डिग्री है, ठीक है। तो इनका जो परिणामी आएगा, जो इनका रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी ROA ही आएगी। और आंसर कितने डिग्री पे खींचा जाएगा? नहीं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60। थीटा 120 है, अल्फा की वैल्यू है 60। आर का मान समझ में आया किस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दो सवाल करके दिखाता हूँ, देखो बड़े काम की चीज़ है। जैसे एक सवाल है, साथ के साथ ले लेता हूँ, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रोक कर पॉज करके। अब देखिए सवाल, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आर वेक्टर का मोड यानी आर की वैल्यू ए वेक्टर के मोड और बी वेक्टर के मोड के बराबर हो, यानी देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो बराबर है ही, साथ में आर की वैल्यू भी क्या है? बराबर है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। कब? अब ध्यान से देखना, सवाल जो कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि आर की जो वैल्यू है ना वो ए के बराबर है और बी के भी बराबर है, यानी ए और बी भी आपस में बराबर है और आर भी आपस में बराबर है। तो एक काम करते हैं ना यार, आर की वैल्यू भी ए लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू भी ए लिख लेता हूँ और बी की वैल्यू भी क्या लिख देता हूँ? ए लिख देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में कौन निकालना है? अब अगले ने बोला नहीं कि जो आर है ना भाई, ये a प्लस बी है कि a माइनस बी है, नहीं बोला ना, तो हम a प्लस बी ले लेते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, यदि मैं r का फॉर्मूला यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है? a² b² प्लस 2ab cos थीटा। अब r की वैल्यू भी अगले ने a दे रखी है तो मैं यहाँ पे a लिखूँगा। r की वैल्यू भी अगले ने क्या दे रखी है? a, तो a लिखूँगा। a की वैल्यू भी a ही मानी है मैंने, b की वैल्यू भी मैंने a ही मानी है तो a लिखूँगा। a की जगह भी a लिखूँगा, b की जगह भी a लिखूँगा और cos थीटा। थीटा जो है ना वो a और b के बीच का एंगल है भाई, ठीक है। देखो मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a², ये हो गया मेरे पास 2a² cos थीटा। अब देखो जैसे मैं अंडर रूट हटाऊंगा ना भाई, इस साइड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ये लो a² लिख दिया, यहाँ पे भी a² हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2a² cos थीटा हो गया। a² से a² कट गया, यहाँ बच गया 0, a² 2a² cos थीटा। इस a² को मैं यहाँ ले आता हूँ इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा?
माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a² cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया माइनस का 1, इस 2 को भी मैं नीचे ले आता हूँ तो मेरे पास बच गया माइनस का 1/2 cos थीटा। यह आया मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान दो, cos थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 होगी तो थीटा की वैल्यू हमेशा 120 डिग्री होगी, क्योंकि cos 120 का मान माइनस का 1/2 होता है। तो कितना डिग्री कौन बन रहा? 120। अब देखो, इतनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ी भाई आपको, इतनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ी। इसके बजाय हम हमारे मंत्रा पे चलते हैं, मैट्रिक्स पे चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ए भी यही है, यदि बी भी यही है और दोनों के बीच में कोण 120 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू भी यही बचेगी। और हमारा सवाल थोड़ा घूम के है, ए भी यही है, बी भी यही है और आर भी यही है, तो थीटा ऑटोमेटिक कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ट्रिक्स इस तरीके से काम आती है भाई, बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी 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 भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे मेरी बात समझे? चलिए एक सवाल और मैं लिख लेता हूं और फिर उस पर भी आपको बताता हूं। ठीक है, देखो भाई लोग, एक सवाल ये है आपके पास में, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है और आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं PYQs ही करवा रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि एज ए एग्जाम्पल ले लिया मैंने इसको। ये आया था आपके पास जहाँ तक मुझे याद है 2023 में। ठीक, अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से समझना एक एक लाइन को। क्या कह रहा है, हमारे को 2 सदिश दे रखे हैं, तो मैंने एक मान लिया ए वेक्टर और एक मान लिया मैंने बी वेक्टर। अब इनका परिणामी, 2 सदिशों के परिणामी का अधिकतम एवं न्यूनतम मान, यानी मेरे को दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब आप मेरी बात ध्यान से समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, देखो आर जो होता है ना भाई रिजल्टेंट, ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि जब जोड़ोगे तो ही प्लस आएगा और यदि आप घटाओगे तो आपके पास माइनस आएगा। सीधी सी कहानी है, समझ में आई मेरी बात? सीधी सी कहानी है, ज़्यादा परेशान होने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब देखो, जब आप मैक्सिमम की बात करते हो ना, मैक्सिमम की जोड़ने में, तो जोड़ने में भी कोण तो अलग अलग आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, वो थीटा पर डिपेंड करती है भाई। ए भी सेम है, बी भी सेम है, यानी कोण ही बदल रहा होगा, कोण के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम आ रहा होगा। और मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर होता है 0 डिग्री और cos 0 का मान होता है 1, और मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, यानी एक दूसरे के विपरीत। ए यदि आपका इधर है तो बी आपका इधर है, जबकि जोड़ने में ए यदि आपका इधर है तो बी भी आपका इधर है। ये बी इधर, ये ए और बी इधर, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ेंगे, अपोजिट तो घटेंगे। इस केस में cos थीटा की वैल्यू होती है -1। समझ में आया? अब ध्यान देना मेरी बात को, एक एक को। आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए और बी को जोड़ा गया है भाई, ए और बी को जोड़ा गया है। और आपके पास में उत्तर जोड़ने के बाद कितने आ रहे? 17 आ रहे। कितने आ रहे? 17 आ रहे। ध्यान से समझना। इसी तरीके से मैं मोड में ले लेता हूँ, देखो इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे मान जो है वो आंकिक मान है। तो ए मोड और बी मोड दोनों को जोड़ के 17 आ रहे। वैसे ए मोड और बी के मोड को घटाने पे मेरे पास कितने आ रहे? 7 आ रहे भाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी ऐसे होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जब आप थीटा की वैल्यू रखते हो ना, मतलब आर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? एक तो होता है a² b² 2ab। अब आपको यहाँ पे रखना है 0। क्या रखना है? 0। आर की वैल्यू आपकी कैसे हो जाएगी? a² b² 2ab, क्योंकि cos 0 का मान एक होता है √ आर बराबर आपके पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ रही भाई, और ये आ रही है आपकी a प्लस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी a प्लस बी। ऐसे ही जब माइनस वाली वैल्यू उठाओगे, इसी में रख लो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180, क्योंकि माइनस की वैल्यू मतलब कम, मिनिमम वैल्यू माइनस पे आती है, नेगेटिव पे आती है, यानी 180 पे आएगी। ठीक है, आर बराबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 180 डिग्री पे हो गया काम। आर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कहीं ना कहीं आर की वैल्यू हो गई a माइनस बी। समझ में आपको? ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है हमेशा, और ये आपकी कैसे होती है? मैक्सिमम वैल्यू। अब आप 90 60 जो रखो, बाकी अलग। ठीक है, थोड़ा आगे चलते। ठीक है, अब ध्यान से देखना।
तो मुझे अगले ने आर मैक्सिमम दे रखा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आर मैक्सिमम को कहीं ना कहीं मैं लिखता हूँ A+B, जो कि मुझे 17 दे रखा है। फिर मुझे आर मिनिमम दे रखा है, जो कि मुझे पता है कि A-B होता है, जो कि मेरा 7 होता है। तो मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ, ये B से B कट गया, यानी अभी देखो साइन चेंज नहीं किया है, इसलिए A और A जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास 2A, और ये हो जाएगा 17 और 7 मेरे पास आ गए 24। तो A बराबर मेरे पास आ गया 12। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मुझे पता है कि A+B 17 है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 17 - A, तो B बराबर हो जाएगा 17 - 12 और B बराबर हो जाएगा 5। ये मेरी B की वैल्यू भी आ गई, A और B आ गया। अब इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, असली चीज़ अब है। वापस मैं पीछे आता हूँ, ध्यान से देखो क्या कहा है। यदि दोनों सदिशों के बीच में कोण 90 डिग्री हो। अब तीसरा केस चालू हो गया। मैक्सिमम मिनिमम तो अगले ने बोल दिया, वो तो हमें खुद पता रखना पड़ेगा, 0 डिग्री 180। बट अगले ने सवाल में ये कहा है अब की बार कि भाई साहब, इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो अब रिजल्टेंट निकालो, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब परिणामी सदिश याद करो, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ऊपर चलते हैं वापस, A और B मुझे मिल गया। अब मुझे परिणामी सदिश चाहिए, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे परिणामी सदिश चाहिए, तो R बराबर, फॉर्मूला दोबारा लगा लेते हैं, हमारा क्या जाता है A² B² 2AB cos थीटा। R बराबर, यहाँ पर देखो A की वैल्यू हमारे पास 12 आई है भाई, तो 12 का स्क्वायर। B की वैल्यू हमारे पास 5 आई है भाई, तो 5 का स्क्वायर। नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। 2 इंटू A की जगह मैं 12 लिख देता हूँ, B की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, और ये लंबवत तो मैं लिख देता हूँ cos 90। cos 90 का मान भाई साहब 0 होता है। कितना होता है? 0। तो ये पूरा मैटर ही क्या हो गया? 0। ये हो गया 0, कुछ नहीं बचेगा। तो R बराबर बच गया मेरे पास 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट दोनों जोड़ेंगे तो 169, और R की वैल्यू हो गई 13। ये 13 हो गई। ये आपका 2023 का सवाल है। अब आप सोचेंगे सर इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा थोड़ी करेंगे यार, वहाँ परीक्षा में टाइम तो नहीं है। तो भाई थोड़ा तो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कैसे? आपको एक लिए मैंने आपको पूरा खोल के बताया। आपको पता रखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू A+ भी आता है, मिनिमम वैल्यू A- भी आता है। तो आपको ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली ये नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधा यहाँ आना पड़ेगा, ये वाली वे। बस यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये, और सीधा ये सवाल हो जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हमारे केवल 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। वैसे तो एक ही बचा है, मल्टीप्लिकेशन, यानी एक तो डॉट प्रोडक्ट बचा है A.B, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मेरे पास बचा है A×B। ये 2 ऑपरेशन मुझे ढंग से पढ़ने, जो मैं आपको पढ़ने चाहिए और मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल हमेशा बनते हैं। और ये इसी के साथ में जहाँ ये दोनों हम पढ़ेंगे, एक वीडियो इस चीज़ का दोनों का बनेगा, डॉट वाले का, क्रॉस का, मल्टीप्लाई का, और एक वीडियो में PYQs आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो PYQs के लिए एक वीडियो और एक इसके लिए नहीं, अब आपको 2 क्लास और मिल जाएगी। मैं एक क्लास में भी ला सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको ठीक लगी, मज़ा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ट्रिक समझ में आई, तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।